लोग होंगे उनसे तो छुपती है नहीं, लेकिन गांव वाले जो लोग हैं वो तो अभी भी जो बिग कम्युनिकेटर होगा उसकी बातों पे आ ही जाते हैं। तो लोकपाल मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या तो आप इसको बंद कर दीजिए, इतनी हिम्मत दिखाइए कि ये बेकार चीज है और आप आप ये सत्ता है आप उसको बंद कर दीजिए, और अगर है तो आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। जी योगेंद्र। बिल्कुल जी, आप ठीक फरमा रहे हैं कि लोकपाल अगर वास्तव में ट्रांसपेरेंसी चाहिए और लगता है कि करप्शन को नष्ट करना है तो लोकपाल एक आवश्यकता है इसकी, और सुप्रीम कोर्ट निर्देश भी दे चुका है। यहां तक कहा जा चुका है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो आप मान लीजिए एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके बिना भी आप कर सकते हैं। मैच इस वजह से टाला जाना चाहिए, ये उचित नहीं है। भिंडा साहब, एक बार का वक्त मैं आपको और देना चाहूंगा कि सुराना साहब का ये कहना है कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक स्वस्थ और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। आप लोग हो सकता है कि जो पिछले कुछ महीनों से अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके यहां रेड जो हो रही है, सीबीआई की हो चाहे आईटी की हो सकता है कि जेन्युइन हो, लेकिन एक मैसेज ये जा रहा है कि आप लोग जो आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं उनकी गर्दन पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन लोगों के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी या उस वक्त के नरेंद्र मोदी, बहुत कद उस वक्त एक स्टेट लेवल पे उनका होगा, ये सब लोग जब एक इसे बहुत ही घिनौना कृत्य मानते हैं तो आज एकदम ठीक कैसे हो रहा है? ये सवाल यूं उठ रहे हैं कि 20 साल बाद लालू के पंचांग को निकालना, सीबीआई के माध्यम से पी चिदम्बरम के यहां पे रेड करना, या तो सतत प्रक्रिया के तहत करना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ किया, जिस दिन एफआईआर लॉन्च होती है, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होता है, उसी दिन उसका हो जाना चाहिए। अगर अचानक कुछ चीजें आती हैं तो गलियारों में सवाल खड़े होने भी लाजमी है। योगेंद्र जी, ऐसा तंत्र हमने विकसित नहीं किया देश में कि इसको पारदर्शी और बिल्कुल कर सके। राजनेता बचते ही रहे, वर्षों वर्षों तक बचते रहे। आम आदमी, वो दिल्ली में रेप कांड हुआ, घिनौना था, उसकी जेल 4 महीने हो गई, और जितने आर्थिक अपराधी उनकी 20-20 साल तक कोई वो नहीं होता। इसके बारे में, इसकी आड़ लेकर के कोई हम ये सोचें विपक्ष को किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, देश को किस दिशा में ले जाना है, इसमें निश्चित तौर पर मोदी जी का आधार मानता हूँ। 16,000 किलोमीटर एक साल में नेशनल हाईवे बन जाए, 1,20,000 किलोमीटर सड़कें बन जाए, जन धन खाते में पैसा आ जाए, स्वच्छता का कितना बड़ा करोड़ जितनी जनसंख्या नहीं है, दिल्ली का विषय नहीं, नगर पालिका का विषय, पंचायत का विषय स्वच्छता है, उसके बारे में केंद्र पैसा दे दे। ये ऐसी चीजें जिनको हमें रिमार्क देना चाहिए। उसे 182वां नंबर देश का, स्वच्छता में 182वां, तो मोदी जी ने विस्तार किया, गांधी जी को आधार बनाया, पैसा दे रहा है, उसके आधार उन चीजों को हम काउंट नहीं करें जो आम आदमी को छू रही है। अभी स्टंट वाला मामला था, कैसे लूटता रहा है देश, 1,10,000 से 25,000 पर स्टंट की कीमत आ गई, दवाएं की 466 दवाएं की कीमतें नीचे आ गई। चलिए देखिए, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। विश्लेषकों को कहना है कि कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नवाचार की तरह की हैं और पहली बार ऐसा देश में हो रहा है। हम उन बातों को खारिज नहीं कर रहे हैं, हुए हैं। चलिए राजीव अरोड़ा जी, आपके पास में आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि 3 साल को लेकर के आपके नेता कह रहे हैं 3 साल 30 तिकड़म, कुछ ऐसी योजनाएं भी जो इन्होंने अडॉप्ट की हैं जिसका विरोध करते थे, एफडीआई की बात हो चाहे आधार कार्ड की बात हो, कुछ ऐसी चीजें हैं। और मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि आप लोगों के वक्त, क्या ये तो पहले से ही परंपरा रही है कि योजना आयोग, नीति आयोग बनाया गया है, तो इसका कुछ असर दिखाई दे रहा है? देखिए योगेंद्र जी, बहुत ही आशा, उम्मीद और वादों के शिखर के ऊपर मोदी जी आज से 3 वर्ष पहले सत्ता के अंदर आए, और 3 वर्ष बाद भी वो बड़ा दिग्भ्रमित है, क्योंकि वादे अभी भी चालू हैं। वादे ये भी थे कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को। आज के आंकड़े आ रहे हैं कि लगभग 2 लाख लोगों को, जो समीक्षक हैं वो बता रहे रोजगार मिला है साल भर में। तो 1 करोड़ के बदले में उपलब्धि रही 2%। उसी तरीके से अभी भिंगा साहब बता रहे थे कि सड़क निर्माण हो रहा है, उसके लिए जो टारगेट रखा गया था वो 41 किलोमीटर प्रतिदिन का रखा गया था, और आज का आंकड़ा है 23 किलोमीटर कुल अचीव करा गया है। अभी है ये, आज 23 किलोमीटर अचीव करा गया है, एवरेज जो है। तो नहीं, पूरे भारत का बता रहा हूँ, पूरे भारत का बता रहा हूँ। 133 था अभी भिंडा सब सही करें, अभी जो एवरेज है ये, और ये सड़क संगठन का जो एक आप उस पर भी देख सकते हैं, ये है, मैंने भी 133 था तो उसके मुकाबले 23 है। मैं तो ये बता रहा हूँ 23 अचीव करा गया, 23 तो 23 है भाई साहब। आज का अखबार पढ़ो, 23 है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि जो वादे करे गए थे 2 सिर काट के ले जाएगा तो हम 10 सिर काट के ले जाएंगे, वो रोज आपको 2 सिर काट के ले जाते हैं, चढ़ा कर जाते हैं कि हम 2 सिर काट के लेके जा रहे हैं आपके। तो जो जनता की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं। आज सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज प्रधानमंत्री जिस पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, तो 3 साल की उपलब्धि है, वही मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा शुरू करा गया पुल है, जो आज 9 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा पुल तैयार हुआ। लेकिन उसको उपलब्धि में नहीं काउंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश को समर्पित है ये। 3 साल के उपलब्धि वाले दिन जिसका जो दिया जा रहा है पूरे देश को, वो बताता है कि किस तरीके से आधार कार्ड की बात हुई, जीएसटी की बात भी कर लो आप, जो सबसे बड़ा आज तक का ऐतिहासिक जो बता रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म है, वो भी यूपी सरकार की ही देन है। और उसी तरीके से अभी बात हो रही थी एफडीआई की, मुझे याद है कि मैं जंग टीवी के ऊपर रोज कई दिनों तक एफडीआई के डिबेट के ऊपर आया हूं, आंकड़े पेश करते थे, बताते थे इसका क्या फायदा होगा। रिटेल की एफडीआई के अंदर स्वदेशी की बात आती थी, देश की एकता, अखंडता, व्यापार को खतरा नजर आता था। अब डिफेंस में 100% एफडीआई दे दी, उसके अंदर हमको कहीं भी कोई संकोच नजर नहीं आ रहा। तो मुझे भारतीय धरती पे तो एफडीआई की बात करें, एफडीआई का मतलब ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री। हम दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट बात नहीं कर रहे थे पहले भी, वही बात हम अभी कर रहे थे। उसको अगर आप सच मानते थे तो विरोध नहीं करना चाहिए था। आधार कार्ड को अगर आप सच मानते थे तो विरोध नहीं करना चाहिए था। जीएसटी को सच मानते थे और सही मानते थे तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए था। इसीलिए चाहे महिला अत्याचार की बात आए, आपको मालूम है जिस तरीके से जैसे ये पारा चढ़ रहा है सूरज का गर्मी के अंदर, उस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं। और जो बात हो रही है यूपी की, मेरे ख्याल से वहां योगी राज की गुंगा राज है, हर अखबार के अंदर खाली खबरें छप रही है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब है, अल्पसंख्यक किस तरीके से गिरा हुआ है, बच्चियों की संख्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से लूट हो रही है, व्यापारियों के। मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा, पहले कुछ साल पहले तक, यानी कि मोदी साहब भी जब 2014 तक 13 तक आप मान के चलिए कि पैरामीटर पैमाना जो होता था विकास का बीजेपी की आइडियोलॉजी में, वो गुजरात होता था। अब नफा नुकसान मुझे लगता है कि यूपी से तोला जाएगा। नहीं, क्यों नहीं तोला जाए? इसलिए कि जब आप कहते हो कि यूपी एक उदाहरण है कि हमारी जो योजना थी सफल थी, पंजाब एक उदाहरण थी है कि वो असफल थी। गोवा में जबकि आपकी सरकार थी, वहां पर चुनाव हारे, वो उदाहरण है कि आपकी योजना सफल थी। आप मणिपुर के अंदर चुनाव हारे, आपकी योजना थी, आप असफल थी। आपने अरुणाचल प्रदेश के अंदर जनतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को तोड़ के अपनी सरकार बनाई। इससे मालूम पड़ता है कि आप कितने अंदर से कमजोर हैं, आप सिद्धांत के ऊपर खड़े हुए ही नहीं है। आप राजनीति की बात करो, समाज की बात करो, डिजिटलाइजेशन की बात करो। डिजिटल इंडिया की बात हम कर रहे थे, जब नोटबंदी हुई तो डिजिटल इकोनॉमी बढ़ गई, आज वापस नॉर्मल के ऊपर आ गई है। जबकि 5 लाख करोड़ रुपए आज भी बाजार में नहीं आए हैं, कैश क्रंच है। 5 लाख करोड़ रुपए जो पहले था नोटबंदी से पहले, उसे 5 लाख करोड़ रुपए इस देश के अंदर अभी आज तारीख में कम है। आधार कार्ड की सूचनाएं लीक हो गई, हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मेरे को आप कोई एक ऐसी चीज बताओ कि जो पिछली बार से ज्यादा अच्छी हो रही हो, कि भाई इकोनॉमिक सुधार हमारा कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा हो। विश्व के अंदर हमारे पास विदेश नीति के बहुत ही समझदार व्यक्ति बैठे हुए हैं। पाकिस्तान हम जाके आए, पाकिस्तान के साथ हमारे पास कोल्ड वॉर के संबंध है, कोई जोश गर्माहट नहीं है। चाइना जाके आए, चाइना के संग हमारे आंख दिखाने के संबंध है। रशिया जो हमारा पारंपरिक रूप से दोस्त था, उसके संग आज हमारे बिल्कुल खिन के संबंध है। 45 बार में 57 देशों की यात्रा करने के बाद आप मुझे बताएं 3 वर्ष बाद के अंदर विश्व के अंदर कहां पे हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बारे में, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में वाहवाही हो रही है? कहीं पे भी नहीं हो रही, क्योंकि जब हमारे पड़ोसी संबंध अच्छे नहीं है तो कैसे आगे बात करेंगे? देश के अंदर आंतरिक स्थिति देखो, माओवादी नक्सलवादी जब चाहते हैं किसी को आक्रमण करते हैं, उसके बारे में आप कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं। मेरे ख्याल से कब तक लोगों को भ्रमित करेंगे, कब तक आंखियां की बार बार चढ़ेगी जनता? आप सोनारा साहब सही कह रहे थे, जो समझदार लोग हैं इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम खुद चाहते थे कि मोदी साहब की सरकार आई है, अगर वो कोई रचनात्मक काम करना चाहते हैं, कोई आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, उससे किसानों का फायदा हो। किसानों की स्थिति यह है कि बाजार में दाल बिक्री है 100 रुपए किलो से ऊपर। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि 50 रुपए 58 रुपए की दाल आप खरीदेंगे, और बात करें दलाल खत्म हो गए, दलाल इतने बढ़ गए कि उसको 38 रुपए किलो के अंदर खेत के अंदर दाल बेच रहे हैं, क्योंकि 58 रुपए में जाके सरकार को जमा नहीं करा सकते, और 38 रुपए वाली दाल 108 रुपए के अंदर बिकती है जाके। तो जो दाल घोटाला नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसे पूरी तरीके से मालूम है कि एक भी ऐसा जगह नहीं है, एक डिजिटल इंडिया की बात हो, समाज की बात हो, राजनीति की बात हो, अर्थ की बात हो, टेररिज्म की बात हो, डिफेंस की बात हो, विदेश नीति की बात हो, किस क्षेत्र के अंदर सफलता कायम करिए।
चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। विष्णु कुलवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ओवरऑल हम देखें पॉलिटिकल दृष्टि से तो कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि जनता ने एक नई सरकार नई उम्मीदों के साथ में चुनी थी, या पहले जिस तरह का सरकारों का रुख रहा है वैसा ही है, खासकर प्रतिपक्ष के प्रति जो रवैया होना चाहिए, क्या माना जा सकता है कि सौहार्दपूर्ण राजनीतिक माहौल है अभी? देखिए योगेंद्र जी, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, आज भी जहां उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम लिया। उनको यह ध्यान होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी झूठ नहीं बोला, और आज देश के प्रधानमंत्री जी लगातार हर बात पे झूठ बोल के गुमराह करना चाहते हैं। आज जिस विपक्ष ने बैठ के जीएसटी को पास कराया, आज प्रधानमंत्री जी बोलते हमारी उपलब्धि है। आज जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में पूरा विपक्ष इनके साथ था, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ था। ये अपनी पार्टी की उपलब्धि बना के क्या जनता को क्या गुमराह करना चाहते हैं? अभी बिड्डा साहब बोल रहे थे कि 5 करोड़ लोगों को हमने गैस दे दी, खुद सरकार बोली हमने 2 करोड़ को दिए, पता नहीं 2 करोड़ को भी दिए नहीं दिए, 220 को दिए 2 करोड़ को आप सरकार बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, आपके विज्ञापन बोल रहे हैं। उज्ज्वला योजना में 2 करोड़ मैं बोल रहा हूं आज कि आज इस देश में सरकार 5 साल के लिए आई है, जस्ट 3 साल में बना रहे हैं। देश के 2000 करोड़ रुपए उन गरीबों के लिए खर्च करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। आज आप 5 साल बाद जाइए जनता के पास, अपना विकास काम बताइए, विकास के आधार पर वोट मांगिए। आप जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हो? ये 3 साल, ये 4 साल, ये 5 साल क्या होता है? ये जनता ने 5 साल के लिए वोट दिया, 5 साल बाद आप जाइए जनता को अपनी विकास के आधार पर वोट मांगिए। नहीं, जनता को पता भी रहना चाहिए कि 2 साल बाकी है। योगेंद्र जी, जनता को पता चलना चाहिए। 2000 करोड़ की विज्ञापन देकर पता करना चाहते हैं क्या ये बताना चाहते हैं? आप देखिए राजस्थान का प्रमुख पेपर इस प्रकार की भाषा छाप रहा है। कोई ये झूठ की सीमा होती है, इस प्रकार की भाषा छाप रहा है अपना। नहीं, इस प्रकार की भाषा क्यों छाप रहे हैं? क्या सरकार के पैसे के विज्ञापन लेके आप सरकार की बड़ाई करना चाहते हैं? साहब देखिए, अपन मुद्दे पे लौटना चाहेंगे। किसी भी अखबार के लिए हम चर्चा नहीं करेंगे, हम हमारे मुद्दे पे लौटे। हमें देखिए कोई अधिकार भी नहीं है किसी के लिए हम कोई चर्चा करने का। मैं एक बार डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब से मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे अच्छे से ध्यान है कि यही नरेंद्र मोदी साहब, जिन्हें जब गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए बराक ओबामा सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, गुजरात दंगे का जो एक पीछे कारण रहा, काफी इसमें आक्रोशित भी रहे और काफी चर्चाएं भी रही। विश्लेषकों ने भी कहा कि गलत किया जा रहा है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है। लेकिन जब 29 सितंबर 2014 को मेडिसन स्क्वायर पे जब गए वहां पे और मोदी की गूंजी, तो एक ऐसा एक प्रेजेंट किया गया जैसे एक रियली अमेरिका में रॉक स्टार वहां की धरती पे उतरे हों, और यूथ के एक आइकॉन भी बनकर के वहां से निकले। उसके बाद में काफी दौरे भी किए। अगर हम जी, और ये कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह साहब वहां पे गए और एक मनमोहन सिंह का काफी अच्छा लगाव भी रहा, वो एक अच्छे सफल अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक अमिट छाप छोड़ी वहां पे नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद जिन कंट्रीज में भी हो गए, ये कहा जाता रहा कि बिल्कुल कई बार हम देखते थे कितने साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जा रहा है, पहली मर्तबा कोई जा रहा है। ओवरऑल अगर हम विदेश नीति का एक आकलन करें पूरे 3 साल के अंदर, पड़ोसी मुल्कों के साथ में भी और जिन देशों के अंदर मोदी साहब गए, कहां पाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिखा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वी विल रिविजिट फॉरेन पॉलिसी गोल्स, कंटेंट्स एंड प्रोसेस। दिस इज द सेंटेंस इन देयर मैनिफेस्टो। तो उससे हम या जो भी एनलाइटन सिटीजन है उसमें एक ऐसी आकांक्षा हुई कि कुछ आधारभूत परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि कोठारी जी ने कहा कि नेतृत्व और नियत पे भरोसा किया, तो हर एनलाइटन पर्सन ने भरोसा किया और ऐसा मान के चले कि जिस तरह की बीजेपी की विचारधारा है वो भारतीय सभ्यता को, ग्लोरी को पुनर्स्थापित करना चाहता है और भारतीय सभ्यता 16वीं सदी तक पूरी दुनिया में मुस्लिम आक्रमण के बाद भी डंका बजता था। तो हमने ये सोचा कि कोई सभ्यता केंद्रित नीति अपनाएंगे, राज्य केंद्रित से थोड़ा सा डाइवर्जन होगा और भारत की गरिमा को, भारतीय सभ्यता की पुनर्स्थापना की प्रयास होंगे। यह एक्सपेक्टेशन रहा
और इस आधार पे जहां भी हमारे प्रधानमंत्री गए, सभी ने ये एक्सपेक्ट किया कि भाई अब कुछ अच्छा होगा, और फॉरेन पॉलिसी के प्रोसेस में थोड़ा चेंज हुआ है। फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इंपॉर्टेंट हो गया, ये चेंज हो सकता है। दूसरा ये चेंज हुआ कि फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक कंटेंट ज्यादा आ गए हैं, कल्चरल कंटेंट आए हैं, ये अच्छे चेंज हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए जी हाँ जी इनको प्राप्त करने के लिए हम एक डिप्लोमेसी नाम का साधन यूज करते हैं, और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कभी तो ट्रेड नेगोशिएशन की तरह से डील हुआ है, कभी केवल लोकाचार में रिड्यूस हो गई है, तो हम डिप्लोमेसी अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये नहीं है कि इसके लिए प्रधानमंत्री दोषी हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी कंडक्ट करने का काम प्रधानमंत्री स्वयं नहीं करते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री फैसिलिटेट जरूर करते हैं, अपने एडवाइजर रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास जो टीम है वो भारत की सुरक्षा, भारत की जो प्रतिरक्षा, इन पे केंद्रित तो है, कूटनीति पे केंद्रित नहीं है। अभी जो रिसेंटली चीन में जो वन बेल्ट वन रोड का मीटिंग हुआ 14 से 16 मई तक, उसमें भारत को भी बुलाया, चीन ने सिंगापुर को नहीं बुलाया। तो उसमें 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के और बाकी बहुत से देशों ने प्रतिनिधि भेजे, अमेरिका ने भी भेजा, ब्रिटेन ने भी भेजा, जापान ने भी भेजा, सब देशों ने भेजा। भारत ने उसमें नहीं गए। बुलाने के बाद भारत का जो तर्क है हमारे देश का, वो ये है कि चीन ने जो पाकिस्तान का सिपेक कॉरिडोर बना रहे हैं, वो बाल्टिस्तान गिलगिटिस्तान से जा रहा है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां भारत की संप्रभुता का हनन हो रहा है। ये सही है, संप्रभुता का हनन हो रहा है, लेकिन अगर हम वहां जाते, जैसा यूरोपियन यूनियन ने वहां प्रतिनिधि भेजे गए और उन्होंने ये कहा कि ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें सोशल कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया है, और ये को ओनरशिप में होना चाहिए। जाके उन्होंने डिसेंट दिया और ट्रेड से रिलेटेड जो भी कम्युनिटी थी उस पर सिग्नेचर नहीं किया, एंडोर्स नहीं किया उनको। तो अगर हम जाते और हमारा इश्यू वहां रेज करते कि हमारे संप्रभुता का हनन हो रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है हमें कुछ सपोर्ट मिलता और हमारा इश्यू ये इंटरनेशनल लेवल पे जाता। तो डिप्लोमेसी कंडक्ट करने में हम थोड़े से कंजर्वेटिव हो गए हैं कि हम रूट के बैठ जाएंगे, हम नहीं आएंगे, ये डिप्लोमेसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम डिप्लोमेसी के मामले में अभी थोड़े कमजोर हैं, और सभ्यता केंद्रित जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो नहीं ला पा रहे हैं। तो चीन को भारत की जरूरत है, चीन विश्व को नेतृत्व देना चाहता है, और चीन सभ्यता के आधार पर देना चाहता है कि ओरिएंटल सिविलाइजेशन है, उसकी ग्लोरी भी स्टेब्लिश हो। तो भारत की जरूरत है चीन को, ऐसा नहीं है कि चीन को जरूरत है भारत की। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सोच के चलना चाहिए कि जब डिप्लोमेसी कंडक्ट करें तो उसमें थोड़ा सा, डिप्लोमेसी में यह नहीं होता कि रूट के बैठ गए या ट्रेड नेगोशिएशन हो गया या केवल लोकाचार चलता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है डिप्लोमेसी, और इसके लिए बहुत ही एनलाइटन, बहुत ही गहन अध्ययन वाले लोग चाहिए। तो इस मामले में हमारी सरकार वीक है, और हम कहते हैं कि भारत की गरिमा, अगर स्टेट के रूप में भी गरिमा स्टेब्लिश करनी है, भारत को मजबूत बनाना है, तो हमने बहुत ज्यादा गेन नहीं किया। हमारी ये पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच है, हमने पाकिस्तान को घेरा है, ईरान से सपोर्ट लिया है, अफगानिस्तान हमारे साथ है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान, चीन, रशिया एक्सिस बन रहा है, उधर मिडिल ईस्ट में ईरान, टर्की, रशिया एक्सिस बन रहा है, भारत को नेग्लेक्ट कर रखा है, इधर भी भारत नेग्लेक्ट हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता यहाँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि अमेरिका के साथ हमारे दोस्ताना संबंध थोड़े 2 कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट होगा। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा भी मान सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार भी बराक ओबामा के वक्त मनमोहन सिंह ने भी 2 कदम आगे बढ़ा है, वर्तमान मोदी सरकार उसको रेगुलर कर रही है। तो इसका कुछ फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होगा कि या हम जो हमारे परंपरागत जो दोस्त रहे उनसे हम पिछड़ जाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, विदेश नीति है वो एक निरंतरता होती है, कोई कट ऑफ नहीं होता कि आज तक यहाँ तक तो ऐसी थी और एकदम से ये बदल गई। कोई मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन विदेश नीति में नहीं होता है। आपने सही कहा, मनमोहन सिंह जी ने कोई इनिशिएटिव लिया, उसको आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ा के इस तरीके से बढ़ाया हमने कि हम अमेरिका के बहुत नजदीक चले गए, और जो परंपरागत मित्र थे उनसे हम थोड़े दूर होते जा रहे हैं। तो इससे हम कितना गेन करेंगे अमेरिका से, इसमें मुझे बहुत ज्यादा संदेह लग रहा है। क्योंकि अगर सभ्यताओं के उत्थान और पतन को हम देखें
भारत एक बहुत बड़ी सभ्यता को, पुरानी सभ्यता का प्रतिनिधित्व जी, करता है जी। और सभ्यता के उत्थान और पतन के यहाँ एक तो आपसे ही जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा जयसिंह जी कोठारी साहब से है। जब पहली बार मोदी सरकार बनी थी और जो 100 दिन पे हम चर्चा कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने कहा था कि 21वीं सदी एशिया की है और भारत के सामने अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी विदेश नीति को, अपनी आर्थिक नीति को किस तरह से स्टेब्लिश कर सकती है और इसका फ्यूचर में फायदा उठा सकती है। कोठारी साहब 3 साल मोदी साहब के हो चुके हैं और विदेश नीति पे काफी उन्होंने ध्यान भी दिया है। आपने जो बात कही थी, लगता है कि 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं मोदी साहब उसमें? नहीं, मोदी साहब का अभी जो पिछले दिनों का एजेंडा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे फेल हो गया, तो इसमें क्या होता है कि केवल हमारे सोचने से ऐसा काम नहीं होता है। दुनिया के दूसरे देश भी हैं जो, अमेरिका चाहता है कि नहीं 21वीं सदी मेरी रहे, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एक पूरा इकोनॉमी का या पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है वर्ल्ड का इकोनॉमी का, जिसकी एक थ्योरी ये है कि इसमें जो विकास का चक्र है वो हर 500 साल के बाद में ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट को ट्रेवल करता है जी। और जो जहां तक मेरी समझ है या जो मैंने पढ़ा है कि ये 500 साल वेस्ट के 2000 में खत्म हो गए। अब ये जो चक्र है वो एशिया जोन में या ईस्ट में ट्रेवल करेगा, तो नेचुरली 500 साल का चक्र है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते उसमें 50 साल लग जाएंगे। तो आने वाला, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ है हमारे, आदमी ह्यूमन वाली ये डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो जहां आदमी होगा वहां विकास होगा, वहां आदमी नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो नेचुरली वो होगा, 100% होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका मालिक कौन रहेगा? अब जो है ना, ये मनी पावर का गेम है कि इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ पे हो गया, लेकिन उसका मालिक कौन से कंट्री का होगा, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, पैसे को वो कौन ले जाएगा, हमारे लोगों की स्थिति क्या होगी। अब वो प्रॉब्लम वो है, वो जो 50 साल पहले, 100 साल पहले, अब मनी का गेम, ये नई इकोनॉमी चालू हो गई। तो यही है कि अब मालिक कौन रहे आप जी। ये जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक होता है ऑनरलेस इकोनॉमी, जैसे पॉलिटिक्स है कि लीडरलेस पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे एक ऑनरलेस इकोनॉमी का गठन होता है और उस ऑनरलेस इकोनॉमी में जो तीर मार जाएगा वो आगे का जो है वो क्रीम को खाएगा। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अभी आने वाले, चलिए कुछ योजनाओं में नवाचार हो सकता है मोदी साहब का, लेकिन जैसे नोटबंदी जिस हकीकत के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में इन्होंने लागू की, दावा बेशक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये मान के चल रहे थे कि आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी इससे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि काले धन पे लगाम लग पाएगा, पारदर्शिता रहेगी, करेंसी का जो आवागमन होगा उस पर रहेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट्स आती हैं कि ना हवाला कारोबार पे एक टेम्पररी पीरियड के लिए, जब करेंसी लोगों के पास में नहीं थी, उस वक्त हम कह सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए हवाला कारोबार पे चाहे असर पड़ा हो, करप्शन पे असर पड़ा हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, वो तो वो योगेंद्र जी इसलिए नहीं होता कि इसका रूट कोज के डीमोनेटाइजेशन हमको क्यों करना पड़ा। हाँ, हमने क्या है, डेप्थ बेस्ड डेवलपमेंट की थ्योरी को अडॉप्ट किया है कि फॉरन आपको एडीबी का कोई प्रोजेक्ट बनना है, यहाँ पे नेशनल हाईवे 100 किलोमीटर या इंफ्रास्ट्रक्चर का $50 बिलियन चाहिए। यहाँ पे हमारा छोटे से प्रोजेक्ट ये जो जितने भी हो रहे हैं सब पे आप एडीबी केयर, वर्ल्ड बैंक केयर, किसी के पानी की जितनी योजनाएं हैं मोस्टली में आपको लग। अब उस देश से आपको इंडियन रुपी तो आ नहीं सकता, वो जो डॉलर भेजते हैं उस डॉलर को यहाँ पे नोट पे छाप के उसको कन्वर्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। वो जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको वापस रिवर्सल मॉडल में उस मनी के मैनेजमेंट को करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो इतना फ्लो सिस्टम में आ गया था कि उसकी तकलीफें चालू हो गई थी, तो उसको वापस थोड़ा सा रिवर्सल मोड में लाने के लिए डिमोन। एक छोटा सा सवाल हो रहा है, मैं कब शब्दों में चाहूंगा आपसे कि अब करना क्या चाहिए मोदी सरकार को? आप एक विश्लेषक के रूप में किस तरह से देखना चाहते हैं कि ये कदम सरकार को अब उठाने चाहिए? मेरा तो एक ही कॉज है कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट से, डिफरेंट माध्यम से जो कंट्री का पैसा जो सेविंग लोगों की बाहर जा रही है, हालांकि उसका ये कह लीजिए 2/3 काम तो हो चुका, 1/3 ही बचा है, सरकार कर पाएगी या नहीं, वो अगर रोकने में हम सफल हो जाएंगे तो ये अच्छे दिन की शुरुआत अपने आप हो जाएगी। लेकिन अब वो हमारा कमिटमेंट है, हमने मनी इकोनॉमी को पहले फ्री किया जबकि मटेरियल इकोनॉमी को करना चाहिए था। तो वो मनी इकोनॉमी के अपना सिद्धांत है कि वो जहां जाती है उस कंट्री में लिक्विडिटी की झाड़ू लगाती है, तो लिक्विडिटी के जो झाड़ू लगने के जो सिम्टम्स हैं या उसके जो पिटफॉल्स हैं वो आने वाले समय में हम देख रहे हैं या उसका एहसास हम कर रहे हैं। चलिए शेखावत साहब, अनिल जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि नीति आयोग, योजना आयोग को हटा करके बनाया गया, उसका कुछ ऐसा असर दिख रहा है कि जिससे राज्यों में जो पैसा जाता है या फिर योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा फास्ट कदम हुआ, कुछ फायदा नजर आ रहा है नीति आयोग का?
पहले जो केंद्रीय सरकार की स्कीमें थी उसमें स्टेट सरकार को बहुत ज्यादा स्कीम्स के तहत पैसा दिया जाता था। इस सरकार में पर्टिकुलर आप देखेंगे कि धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्कीम्स को विड्रॉ कर रही है और ये चाहती है कि स्टेट इंडिपेंडेंट यूनिट होकर अपना काम करे। तो जो सरकार के पास केंद्रीय कलेक्शन जो टैक्सेस का जाता था उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात जीएसटी में भी आएगी। आप देखिएगा कि कैसे न कैसे कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं जो सरकारें केंद्र सरकार की पसंद की नहीं होंगी। आप देखना आगे जीएसटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि जब केंद्र सरकार के पास वो पैसा आएगा तो वो उन स्टेट को टाइम से नहीं पहुंच पाएगा जो सरकारें विपक्ष की होंगी। तो ये जो सरकार शुरू से ये चाह रही है कि हम जो है केंद्र सरकार अपनी जो मनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने फॉर्मूला चेंज किया है। अभी मैं दूसरी बात आपको और आंकड़ों की बात करूंगा। अभी बताया ये जो 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 मिनिस्ट्री चल रही है कि कैसे करती है। तरुण गोगोई को उस पुल पे चढ़ने नहीं दिया इन्होंने। आज जिस पुल पे आप बात कर रहे थे वो पुल 2011 में स्टार्ट हुआ। केंद्र सरकार ने मदद हर सरकार को करती है और 2011 से 2015 में आना था। इस सरकार बीजेपी की सरकार को सिर्फ 1 साल हुआ है वहां पर जो बीजेपी की सरकार है और वो एक भूतपूर्व जो चीफ मिनिस्टर उस पर चढ़ना चाहता है, उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको इन्होंने आज चढ़ने नहीं दिया। तो ये जो चीजें जो ये प्रतिशोध जो की बातें जो लेके चल रही है और जो इन्होंने जो जूता पहले चमड़े का होता था वो जूता इन्होंने अब जो है लोहे का पहन लिया है और लोगों की भावनाओं को और अपने विरोधियों को कुचलने का जो काम कर रहे हैं उससे ये देश जो है ना कैसे आगे बढ़ेगा। ये आंकड़ों से नहीं बढ़ेगा। आंकड़ों की आप बात कीजिए कि हमारी जीडीपी का 11% रियल एस्टेट है जो डाउन जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 15% है जीडीपी का, कोई मैन्युफैक्चरिंग देश में हो नहीं रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर 17% है। किसान को जो इन्होंने कहा था कि हम मूलधन का जो उसकी कॉस्ट है उसका 50% बढ़ा के देंगे, वो नहीं दे रहे। तो इन तीनों सेक्टर को अगर हम माने तो 40% जीडीपी का शेयर है इन तीनों सेक्टर का और ये तीनों सेक्टर बढ़ नहीं रहे हैं और हमारी जीडीपी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट भी डाउन। मतलब ये क्या आंकड़े हैं मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि किन आंकड़ों के बेस पे हम बढ़ाना चाहते हैं। मैं पिछले 2 महीने से आंकड़े पढ़ रहा हूं। हमारी 7.1% रहेगी, हमारी 7.5% रहेगी, हमारी फला परसेंट रहेगी। रोज आंकड़े चेंज हो रहे हैं। अगर हमें 8% की ग्रोथ रेट लेनी है तो जो निजी आवेश घरेलू या डोमेस्टिक है तो करीबन 25% ऑफ द जीडीपी रहेगा तो हम 8% पहुंच पाएंगे। सिर्फ 2007-2008 में जीडीपी का 16% शेयर निजी डोमेस्टिक का था जो आज की डेट में 10% है। अभी बीजेपी के हमारे साथी कह रहे थे स्टैंड के प्राइस हमने कम कर दी। वो बेचारा एक सागवान वकील है हरियाणा का, 10 साल से लड़ रहा है कि स्टैंड की कीमत कम की जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जब इस सरकार ने कहा चलो कम कर दो और ये उसका क्रेडिट ले रहे हैं। वो एक बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं किया? वो बीजेपी जो डिसीजन ये भी आया है वो एक यूपी का आदमी ये लाल बत्ती के पीछे 10 साल से रो रहा है कि लाल बत्ती हटनी चाहिए। अब वो जीता है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है और अब आपका इम्प्लीमेशन हुआ है। दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। यूपीए सरकार की कमजोरी कहूंगा मैं इसे कि जो वीआईपी कल्चर को खत्म नहीं कर पाई। इनके पास में 5 महीने का वक्त उस वक्त था, हटा सकते थे क्योंकि ये 17 दिसंबर 2013 का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। शायद दिसंबर आखिरी सप्ताह हो सकता है। उस वक्त तुरंत इसे हटाना चाहिए था। योगेंद्र जी त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर 98 से बिना बत्ती के घूम रहा है। सीपीएम का जो सीपीएम 98 से त्रिपुरा वाले बिना बत्ती के घूम रहे हैं। कोई उसकी कोई प्रचार करने की क्या जरूरत है। आपके कांग्रेस के जो अभी अमरिंदर सिंह जी आए, फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट पे लाल बत्ती ये नहीं काटूंगा, फीता नहीं काटूंगा। तो उसका क्या प्रचार कर रहे हो आप? ये कोई डेवलपमेंट का है? वीआईपी कल्चर के लिए भी उन्होंने उंगली उठाई थी कि हम ये लाल बत्ती नहीं लगाएंगे। अजी बैड डेट्स जो बैंकों में है जिसकी आप नोटबंदी की बातें कर रहे हो, 6 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए, 10% अब हो गया है। तो ये इसका मतलब बैड लोन्स हुए कैसे? इसका मतलब रीपेमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिक नहीं रहे और हम तालियां बजा रहे हैं कि साहब मोदी साहब ने क्या गजब काम कर दिया सर। तो हमको धरातल की चीजें देखनी है और आप थोड़े दिनों में अगले साल ये देखेंगे कि हमारे गाय का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया। ये फिगर आने वाले हैं थोड़े दिनों में कि गाय दूध कितना दे रही है, ये हमारे नेशनल प्रोडक्ट के फिगर बन जाएंगे। कितनी कटीर कितनी बच गई, ये इससे कोई नहीं होगा। देश चलेगा, सब समाज को साथ लेके चलेगा, सब वर्गों को साथ लेके चलेगा
और वो सही कह रहे हैं सुराना साहब, अगर डेवलपमेंट होगा तो लोग बाग कहेंगे वास्तव में डेवलपमेंट हुआ है और उसकी बात करेंगे। तो ये जो जूते जो इन्होंने जो लोहे के पहन रखे हैं, पहले उनको खोलना चाहिए, पहले खोलना चाहिए और सब वर्गों को साथ लेना चाहिए। कुचलने की पद्धति और विरोध वाली स्थिति और पर्टिकुलर मीडिया को जिस तरीके से लेके और अपने भांड और चारण के जो गीत